नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीन में सेना के सबसे बड़े कमांडर जनरल जांग यूसिया को बर्खास्त कर दिया गया है। जांग पॉलिट ब्यूरो के सदस्य रहे और चीन की मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन भी। उनके साथ साथ मिलिट्री कमीशन के सदस्य और चीफ ऑफ स्टाफ लियू को भी हटाया गया है। किन कारणों से हटाया गया है, इसे लेकर मीडिया की रिपोर्ट में स्पष्टता नहीं है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिन कारणों को बताया है, उनका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन यह खबर किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं कि चीन की सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति शी जिनपिंग होते हैं। उनके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर मौजूद जनरल जांग यूसियो को अनुशासन और कानून तोड़ने के आरोप में पद से हटाया गया है। इतनी बात तो चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कही गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार जनरल यूसिया पर अमेरिका को चीन के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक करने के आरोप लगे, घूस लेने के भी आरोप लगे हैं। सेना के हार्डवेयर अपडेट के एक बड़े प्रोजेक्ट के दौरान घूस लेने के आरोप, घूस लेकर एक व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाने के आरोप। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सारी खबर सूत्रों के हवाले से छापी है। दूसरी तरफ चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बेहद संक्षिप्त सा बयान जारी हुआ है। इसमें परमाणु कार्यक्रम के बारे में या घूस लेने के बारे में जानकारी नहीं है। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार तमाम आरोप सही हैं, तो हंसी को रोकना असंभव हो जाता है। क्या चीन की यह हालत हो गई है कि घूस लेकर रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है? सेना का टॉप जनरल ही अमेरिका को परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक कर रहा है? ऐसा लगता नहीं। सही कारण क्या है, कभी सामने भी नहीं आएगा। खबरों में इन कारणों को पढ़कर लग रहा है कि भारत के किसी तहसीलदार के दफ्तर की रिपोर्टिंग हो रही है। जिस तरह से सेना के टॉप कमांडर को हटाया गया, इसके लिए एक शब्दावली का इस्तेमाल होता है जिसे पर्ज कहते हैं। चीन में पर्ज बहुत आम है। अचानक पार्टी के किसी प्रभावशाली नेता या सेना के जनरल को बर्खास्त कर दिया जाता है। हमेशा आरोप भ्रष्टाचार का लगेगा, विदेशी एजेंट होने का लगेगा। यह एक खेल है, पार्टी के भीतर ही विपक्ष के नाम पर बुराई की पहचान करना और अपने ही वफादार को बुराई के नाम पर हटा देना, ताकि जनता को लगे कि विपक्ष बाहर तो खत्म ही हो चुका है, पार्टी के भीतर है, जिससे पार्टी लड़ रही है उसका शुद्धिकरण हो रहा है और अब यहां से पार्टी बदलकर नई हो रही है। दरअसल कुछ भी नहीं बदल रहा होता है। जनता मूर्ख बनती है और मूर्ख बनने वाली जनता पार्टी की गुलाम बना दी जाती है। जनरल यूसिया साधारण जनरल नहीं है। उन्हें शी जिनपिंग का सबसे करीबी और विश्वास पात्र माना जाता था। चीन में जिनपिंग के बाद यूसिया ही दूसरे नंबर के अधिकारी थे। जिनपिंग और यूसिया दोनों के पिताओं ने 1949 के चीन के गृहयुद्ध में भाग लिया था, जिसके बाद माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता को अपने हाथ में लिया। जिन लोगों के माता पिता ने माओ के उस संघर्ष में भाग लिया, उन्हें प्रिंसलिंग यानी राजकुमार कहा जाता है। इसलिए भी जिनपिंग और यूसिया को एक दूसरे का करीबी माना गया। बीजिंग में जन्मे यूसिया 1968 में सेना में भर्ती हुए। 2012 में मिलिट्री कमीशन में शामिल हुए। उन वर्षों में चीन की सेना में आधुनिकीकरण का दौर था। यूसिया का तेजी से प्रमोशन हुआ और वे 2011 से जनरल के पद पर तैनात हो गए। किस देश की सेना में जनरल के पद पर कोई 15-15 साल तक रहता है? लेकिन जनरल यूसिया इस पद पर बने रहे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बने और उन चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों में से थे जिनके पास युद्ध में लड़ने का अनुभव था। शी को भी युद्ध का अनुभवी माना जाता है। कहा जाता है कि ताइवान को लेकर अगर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हुआ, तब यूसिया का अनुभव काम आ सकता है। 1979 और 84 में वियतनाम के खिलाफ दो युद्धों में यूसिया मोर्चे पर लड़ने गए थे। चीन में सेना के सर्वोच्च नेतृत्व की एक कमेटी होती है जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहते हैं। इस कमेटी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग होते हैं और सेना के बाकी जनरल भी। जनरल यूसिया इसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के उपाध्यक्ष थे। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति 15 साल से सेना के जनरल के पद पर हैं, टॉप कमांडर हैं, वो 2 महीने से दिखाई नहीं दे रहे थे। आखिरी बार 20 नवंबर को मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करते देखे गए।
उस बैठक के कुछ ही दिन पहले सीएमसी के वाइस चेयरमैन हे वेडांग और 8 वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया था। चीन से आने वाली खबरों को पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। शी जिनपिंग के नंबर 2 हटाए गए हैं, यह खबर तो सही है, लेकिन जो कारण बताए जा रहे हैं उसकी क्या विश्वसनीयता है? बीबीसी ने नहीं लिखा कि सेना के टॉप कमांडर जनरल यूसिया को क्यों हटाया गया, मतलब कारणों को लेकर अटकलबाजी नहीं है। इसके बजाय बीबीसी ने इस पर जोर दिया कि जिस जनरल को हटाया गया वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कितना करीबी था, इतना कि 70 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद भी शी जिनपिंग ने उन्हें उसी पद पर बनाए रखा। तो अगर आप बीबीसी पढ़ रहे हैं तो कारण का पता नहीं चलेगा। अब रही बात वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ साफ नहीं बताया है कि जनरल यूसिया ने किया क्या है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इशारा भर किया है कि अनुशासन और कानून तोड़ने की बात का संबंध भ्रष्टाचार से हो सकता है या किसी राजनीतिक विरोधी को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा किया जाता है। दोनों अखबारों ने शी जिनपिंग की असुरक्षा की बात की है कि वे अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए उन सभी को हटा रहे हैं जो उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। दोनों अखबारों ने लिखा है असली कारण क्या है यह कभी सामने आएगा नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी कल्पना से कारणों को लिखा है या वाकई सोर्स से सही जानकारी मिली है कि चीन का यह जनरल परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक कर रहा था। भारत के न्यूज चैनल और अखबार राज्यों में ही ब्यूरो और रिपोर्टर नहीं रख पाते हैं, दिल्ली की ही ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, तो चीन की इस खबर की क्या ही रिपोर्टिंग कर पाएंगे। मोदी परिक्रमा करने वाले गोदी मीडिया की बस की बात नहीं कि इस तरह की घटनाओं के बारे में भारत के दर्शकों को ठीक से बता सके। जनरल यूसिया का क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, इसकी जानकारी कहीं नहीं है। इस सन्नाटे को आप जरूर महसूस कीजिए। क्या आप ऐसा देश चाहेंगे कि सेना के टॉप पोस्ट पर पहुंचा एक व्यक्ति अचानक धकिया कर निकाल दिया जाए और वह कुछ बोल ना सके? जो जनरल सबसे योग्य माना जा रहा था वही विदेशी एजेंट निकल आया। जिस चीन की सेना दुनिया में अभेद्य मानी जाती है, उस चीन की सेना के टॉप पर यह सब हो रहा है। आसानी से यकीन करना मुश्किल लगता है। इतना तो आप मानेंगे कि भारत में घूसखोरी का सिस्टम जितना परिपक्व है और मान्य है, उसे समाज और राजनीति का जितना सपोर्ट मिलता है, घूस कमाने वाले जितना अच्छा जीवन भारत में जीते हैं, अगर उन सबको पता चल जाए कि चीन की सेना के टॉप पर घूस चलता है तो भारत के सारे घूसखोर ट्रैक्टर को टैंक बताकर चीन की सेना को सप्लाई कर देंगे और घूस देकर खुद चीन के रक्षा मंत्री बन जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को तमाम संदर्भों, प्रसंगों और सतर्कताओं के साथ देखा कीजिए। भारत के पड़ोस में 4 देश हैं। एक चीन, जहां सेना का सबसे बड़ा जनरल गायब कर दिया जाता है। दूसरा पाकिस्तान, जहां सेना का जनरल देश के प्रधानमंत्री को ही गायब कर देता है। जनरल मुनीर के आगे प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री कम, प्यादा ज्यादा लगते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कब से जेल में हैं, इसे लेकर इंटरनेशनल स्तर पर कोई हलचल भी नहीं। एक तीसरा देश बांग्लादेश, जहां सेना सरकार चलाने के लिए एक एक्सपर्ट मोहम्मद यूनिस को कहीं से ले आई और वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण ले रही हैं। बांग्लादेश के बारे में भी खबर छपी है कि वहां हुए विद्रोह में अमेरिका दिलचस्पी ले रहा था। एक चौथा देश और है म्यांमार, जहां सैनिक तानाशाही है। भारत के पड़ोस में जवाबदेही, पारदर्शिता वाले लोकतंत्र का नामो निशान कब का मिट चुका है। चीन के लिए भले ही इस तरह की घटना सामान्य हो, लेकिन जनरल जांग यूसिया और बाकी टॉप जनरलों को जिस तरह से हटाया गया, इसके बहाने चीन को देखने समझने का यह अच्छा मौका भी है। चीन में नियम था 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति कोई नहीं रह सकता। 2018 में इसे बदल दिया गया, संविधान का संशोधन किया गया ताकि शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। शी जिनपिंग 2012 से राष्ट्रपति हैं, इस समय 72 साल के हैं। रूस में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं रह सकता था। पुतिन ने नियम बदल दिया, अब वे 2036 तक इस पद पर रहेंगे। पुतिन 73 साल के। कई लोगों ने जनरलों को हटाए जाने की घटना को
शी जिनपिंग की असुरक्षा से जोड़ा है कि वे योग्य लोगों को हटाकर कुर्सी पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हो सकती है, होती भी है, लेकिन क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इससे अलग नजर आती है? क्या उसके भीतर लोकतंत्र दिखाई देता है? अचानक ऐसा क्या हो गया कि शी जिनपिंग असुरक्षित नजर आने लगे? असुरक्षित होते तो ट्रंप के टैरिफ का जवाब चीन खुलकर नहीं देता। सितंबर 2025 में चीन की सेना ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी परेड का आयोजन किया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को हराने की 80वीं सालगिरह के मौके पर दुनिया के 26 देशों के प्रमुख बुलाए गए। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे और उत्तर कोरिया के किम जोंग भी। इस परेड में चीन की सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे, उनके साथ जो बैनर लहरा रहे थे उन पर लिखा था न्याय की जीत हो, शांति की जीत हो और लोगों की जीत हो। 5 महीना पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी और चीन की सेना की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक उनकी सेना के टॉप जनरलों के खिलाफ घूस लेने के आरोपों की जांच होने लगती है। इतने घूसखोर जनरलों की सेना का इतना भव्य प्रदर्शन भी हो सकता है? तब तो दुनिया की सरकारें कानून बना देंगी कि सेना में घूस लेना मैंडेटरी है। चीन का इतिहास बताता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार पर एक व्यक्ति के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए समय समय पर ऐसे मनोवैज्ञानिक झटके दिए जाते रहते हैं। इसी को पर्ज कहते हैं। पर्ज मतलब कई लोगों को हटा देना जो अक्षम और भ्रष्ट हैं। एक तरह का शुद्धिकरण अभियान जिससे समय समय पर लगे कि अब पार्टी अपनी बुराइयों से मुक्त हो गई है, लेकिन तब भी वही पार्टी रहती है, उसकी प्रतिक्रियाएं प्रक्रियाएं रहस्यमयी बनी रहती हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 100 साल की हो गई और 100 साल में कई बार पर्ज हुआ है। हम जो जानकारी आपको आगे बता रहे हैं वो और भी कई जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन हमने चीन में भारत के राजदूत रहे विजय गोखले की किताब आफ्टर तियानमेन द राइज ऑफ चाइना से ली है। 399 रुपए की यह किताब हार्पर कॉलिंस से छपी है, अमेजॉन से मिल जाएगी। अच्छी किताब है। माओ ने 1966 के कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान कई लोगों को पर्ज किया। तियाननमेन स्क्वायर प्रदर्शन के दौरान डेंग शाओपिंग ने पर्ज की और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर शी जिनपिंग भी कई बार पर्ज कर चुके हैं, कर रहे हैं। पर्ज की खास बात है कि केवल उसे नहीं हटाया जाता जो पार्टी की लाइन से सहमत नहीं होता, बल्कि उसकी गर्दन भी उड़ा दी जाती है जो पार्टी और टॉप कमांड का भरोसेमंद होता है, योग्य होता है। 1966 में माओ के उत्तराधिकारी माने जाने वाले लियू शाओकी को भी पर्ज किया गया। माओ के बाद वे चीन के राष्ट्राध्यक्ष बने, लेकिन रेड गार्ड्स ने उन्हें पूंजीवादी करार दिया और आरोप लगे कि वे माओ की उपलब्धियों को पलट देंगे। लियू को पद से हटाया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। उनकी मौत 1969 में हुई, लेकिन 1974 तक देश को पता ही नहीं चला कि वे मर चुके हैं। माओ के समय एक और नेता हुए जनरल पेंग डे हुई। कोरिया युद्ध में चीन के शानदार प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्री बनाए गए, लेकिन गरीबी और भूखमरी की हालत देखकर धीरे धीरे माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना की निंदा करने लगे। 1966 में माओ के वफादार गार्ड्स ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में एकांतवास में रखे गए, सार्वजनिक मंच पर लाकर अपमान किया गया और काफी अत्याचार हुआ। 8 साल बाद जेल में उनकी मौत हो गई। चीन की आधुनिक अर्थव्यवस्था के रचनाकार माने जाने वाले डेंग शाओपिंग को माओ के काल में 2 बार पार्टी से पर्ज किया गया। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान लियू शाओकी से उनकी करीबी के चलते उन्हें भी पार्टी से निकाला गया और ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया गया। 1973 में माओ उन्हें वापस बीजिंग ले आए, लेकिन 3 साल बाद माओ ने डेंग को फिर से पर्ज कर दिया। माओ को डर था डेंग उनकी नीतियों को पलट सकते हैं। माओ की मौत के बाद डेंग की वापसी होती है और अपनी मौत तक वे पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार रहे। रूस में भी पर्ज का इतिहास रहा है। स्टालिन के काल में हुई पर्ज के दौरान एक पंक्ति मशहूर हो गई। आरोप की जानकारी मिलते ही आरोपी कहता था, कॉमरेड स्टालिन, एक भयंकर गलती हो गई है। 2025 में जब पुतिन ने अपने करीबी सरगेई मार्कोव को पर्ज का शिकार बनाया, तब उनका बयान भी कुछ ऐसा ही था, कोई गलतफहमी हुई है। भारत में भी पर्ज होता है, लेकिन इतना भयानक नहीं। मार्गदर्शक मंडल बन जाता है या ईडी का छापा पड़ जाता है। अभी भारत में पर्ज परिपक्व होने की राह पर है, लेकिन जब परिपक्व होगा
चीन की तरह शायद लग सकता है। 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजस्थान के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जनवरी में ऐलान किया वे वापस कांग्रेस में जाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं से मिले, बयान दिया, बीजेपी की सत्ता होते हुए भी जनता के काम नहीं करा पा रहे हैं। भाजपा सरकार में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद 48 घंटे के भीतर उनके 3 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ गया। 2 पेट्रोल पंप और बेटे के क्रशर प्लांट पर दस्तावेज खंगाले गए। फिर भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने फैसले पर टिके रहे, कांग्रेस में शामिल हो गए। हिटलर ने 1934 में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स नाम से पर्च किया। अपने कई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को एक ही रात में मार डाला या गिरफ्तार कर लिया। मरने वालों में हिटलर का पुराना साथी अर्नेस्ट रॉम भी शामिल था, जो अर्धसैनिक बल SA का अध्यक्ष था। हिटलर को डर था कि ऐसे ताकतवर होती जा रही है, इसलिए अपने गार्ड्स को आदेश देकर रॉम की हत्या करवा देता है। 22 जुलाई 1979 को राष्ट्रपति बनने के 6 दिन बाद सद्दाम हुसैन ने एक भयानक पर्च की। इसे बाथ पार्टी पर्च कहते हैं। एक बड़े से हॉल में सद्दाम ने अपने अधिकारियों को बुलाया, जिन्हें कोई अंदेशा नहीं था क्या होने वाला है। एक एक कर सद्दाम ने 50 से अधिक अधिकारियों के नाम लिए, जिन्हें गार्ड बाहर ले गए। सद्दाम ने इन पर अपने खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया। इस घटना के बाद सद्दाम का पूरा कंट्रोल कायम हुआ और 24 साल तक सत्ता में रहे। तो ऐसे किस्से दुनिया के इतिहास में बहुत हैं, जिनके जरिए हम लोकतंत्र के खतरों को समझ सकते हैं। क्या भारत का लोकतंत्र चीन की राह पर चल रहा है, रूस की तरफ जा रहा है या अमेरिका हो रहा है? इस सवाल का सामना करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हड़बड़ी में किसी नतीजे पर पहुंचना भी ठीक नहीं। 26 जनवरी के दिन ही फ्रंटलाइन में इस हेडलाइन के साथ खबर छप जाए तो भारत को लेकर चिंता करनी चाहिए। एजाज अशरफ की रिपोर्ट की हेडलाइन कहती है, ओडिशा में इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। बीजेडी ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव में 147 विधानसभाओं में 58 बूथों पर जितने वोट डाले गए, जितने गिने गए, उनके बीच 1 वोट से लेकर 908 वोट का अंतर था। एजाज अशरफ लिखते हैं कि मामला इससे भी गंभीर है। फॉर्म 17 के अनुसार एक बूथ पर 682 वोट पड़े, लेकिन फॉर्म 20 के अनुसार एक भी वोट नहीं गिना गया। अगर किसी ने भी वोट नहीं किया तो यह वोट गया कहां? तलसरा के 2 बूथ पर 1400 से अधिक वोट डाले गए, एक भी वोट नहीं गिना गया। एजाज ने यह भी लिखा है कि 2024 का यह मामला है। अभी तक बीजू जनता दल और चुनाव आयोग के बीच 3 बार बैठक हो चुकी है। आयोग ने ना तो आरोपों को स्वीकार किया ना खारिज। एजाज अशरफ ने भी इन आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया है, इलेक्शन फ्रॉड का यह मामला काफी बड़ा है। हिंदी में छपने वाले तमाम रद्दी अखबारों में ऐसी खबरें कभी नहीं छप सकती, तो हिंदी का पाठक जानेगा कैसे? भारत में भी पारदर्शिता और जवाबदेही की घोर कमी होती जा रही है। चुनाव आयोग के तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। अदालतों के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सियासी पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, जमानत तक मुश्किल होती जा रही है, जांच एजेंसियां विपक्ष को कुचल रही हैं, अदानी और पुलिस अधिकारी के खिलाफ फैसला देने वाले जजों का तबादला कर दिया जाता है। अचानक मई 2023 में किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भार दे दिया जाता है। उस समय आरोपों की चर्चा हुई, मगर बाद में कुछ पता नहीं चला क्यों हटाए गए। भारत में किसी को भी किसी से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। पार्टी को, पार्टी के समर्थकों और जनता को इसकी आदत डाल दी गई है। बीजेपी ने चीन की पार्टी के साथ हाल में बैठक की। बैठक में क्या हुआ, 2 लाइन की जानकारी दी, लेकिन यह बैठक क्यों हुई, यह मुद्दा गायब हो गया। सरकार ही कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन चीन की पार्टी के साथ बैठक भी होती है। क्या बीजेपी में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की झलक देखी जा सकती है? इन सवालों को खारिज मत कीजिए, मगर जब बहस कीजिए तो पूरी तैयारी के साथ कीजिए, हल्के में मत कीजिए। भारत का लोकतंत्र बदल तो रहा है, बदलने के बाद कैसा हो रहा है, इसका अंतिम रूप क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर बदल रहा है, जल्दी ही उसका अंतिम रूप आपके सामने आ जाएगा। बल्कि बदला हुआ नया रूप सामने आने के लिए फड़फड़ा रहा है। आपने फैक्ट्री में असेंबली लाइन प्रोडक्शन के बारे में सुना होगा। जैसे फैक्ट्री में दर्जनों लोग एक ही काम करते हैं, प्रोडक्ट के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग लोग एक लाइन में खड़े होकर बनाते हैं। इससे प्रोडक्ट तेजी से बनता है, लागत कम होती है।
एक ही तरह का काम करने के कारण सबका मोल, सारे मजदूरों का मोल एक जैसा हो जाता है। एक तरह का काम करने वालों में से आप किसी को कभी भी हटा सकते हैं। अगर लगे कि इसका अनुभव ज्यादा है, ज्यादा सैलरी मांग रहा है, उसे किसी बहाने हटा दिया जाता है, उसकी जगह नए को लाया जाता है। चूंकि काम का छोटा सा ही हिस्सा किसी को करना होता है तो नया भी आसानी से कर लेता है। कम मजदूरी में नया आदमी आ जाता है, ज्यादा सैलरी वाले को पर्ज कर दिया जाता है। जो काम फैक्ट्री के भीतर हो रहा था वही काम कंट्री के स्तर पर हो रहा है। जनता अब जनता रही नहीं, उसे असेंबली लाइन यानी पार्टी लाइन में ढाल दिया गया है, इसलिए उसकी आवाज खत्म हो गई। एक फैक्ट्री के भीतर मजदूर की औकात नहीं, एक कंट्री के भीतर जनता की औकात नहीं। भले लोग नाले का पानी पीकर मर जाएं, जहरीली हवा से उन्हें फेफड़े का कैंसर हो जाए। जब समाज पार्टी बन जाता है तो पार्टी समाप्त हो जाती है, उसका काम जोमैटो, ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म का रह जाता है। बाकी पैसा और सत्ता किसी और के नियंत्रण में रहता है। आप दुनिया के नक्शे पर देखिए, हर देश की जनता छटपटा रही है, क्योंकि उसकी जनता होने का यह आखिरी दौर है। जनता अपनी मृत्यु के सामने खड़ी है, जिसके लिए जिम्मेदार वह खुद है। इस बार उसके लिए मजबूत नेताओं के बिछाए जाल से बाहर निकलना आसान नहीं। निकलने के दरवाजे अब लकड़ी के नहीं हैं, लोहे के लगा दिए गए हैं। अमेरिका में भी बहस हो रही है, क्या उसका शानदार लोकतंत्र खत्म होने के आखिरी दौर में प्रवेश कर चुका है? तो भारत में भी इसे लेकर बहस होनी चाहिए। भारत के पड़ोसी देशों का हाल देखकर इस सवाल पर बहस करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के बारे में सबसे अच्छी बात है कि यहां कोई परेशान ही नहीं। लोकतंत्र के प्रति अपनी समझ की सारी किताबों को निकाल कर रख लीजिए। वैसे भी आपका सबसे बड़ा अफसोस यही है, इतिहास पढ़ाया नहीं गया। दुनिया भर में लोकतंत्र को इतिहास में बदलते हुए अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सामने से दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।